नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। एक और नई मुहिम नानक क्लासेज लेके आया है आप सभी के लिए, उन प्यारे साथियों के लिए जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की पीटीआई और लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 3 ऐसे विभाग हैं जिन विभागों का सिलेबस सेम है। तो आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, और हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है वो है फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज, फर्स्ट प्रश्न पत्र, टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, 100% 200 अंक। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे ये नई टेस्ट सीरीज चल रही है। उसका पहला टेस्ट हो चुका है, उस पहले टेस्ट की व्याख्या आपके सामने विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये टेस्ट तैयार किया गया है और विषय विशेषज्ञ के द्वारा ही आपको इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको राजस्थान जीके और करंट का सॉल्यूशन करवाऊंगा। साइकोलॉजी अलग, विश्व का, भारत का जो भूगोल है उसकी अलग और पॉलिटिकल की अलग, सभी विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको इसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारी ये जो नई मुहिम है आपको अच्छी लगी होगी और आप नानक क्लासेज एप्लीकेशन में जाके टेस्ट जरूर ज्वाइन करोगे और बाद में इसका सॉल्यूशन करोगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास, जो राजस्थान जीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने जाइए। सबसे पहले आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दूसरा टेस्ट आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल चुकी है कब होगा और सिलेबस डाला हुआ है। पहले टेस्ट की व्याख्या शुरुआत होने जा रही है और पहला प्रश्न आपके सामने क्या पूछेगी आरपीएससी, उसी के अकॉर्डिंग पहला प्रश्न सुमेलित कीजिए। देवता और मंदिर के बारे में, देवताओं के जो स्थान है मंदिर उनके बारे में। तेजा जी का मंदिर कहाँ पे है? तेजा जी, देवनारायण जी, बिग्गा जी और मेहाजी मांगलिया, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब आपको मिलान करना है। तेजा जी सांद्रिया, सांद्रिया यानी सेंद्रिया, जहां उनको किसने, नाग देवता ने डसा था, नाग देवता ने डसा था, वो स्थान है। जबकि सुरसुरा कौन सा स्थान है इनका? सुरसुरा जहां इनकी मृत्यु होती है, दोनों ही अजमेर के अंदर है। देवनारायण जी की बात करें, गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार हैं। देवनारायण जी की बात करें तो इनका मंदिर है जोधपुरिया टोंक, यानी मंदिर से मिलान कर रहा है। हालांकि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा है, एक इनका मंदिर देवमावली ब्यावर में भी है, लेकिन मुख्य बिग्गा जी रिडी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ था, बिग्गा जी का। ठीक है, रिडी गांव के अंदर जन्म हुआ था, इसलिए वहां भी मंदिर बना हुआ है। आपके गांव में मंदिर बने होंगे जो मुख्य है, आपके क्षेत्र विशेष में लोग देवता को पूजते हैं, उनके रामदेव जी के, तेजा जी के, गोगा जी के मंदिर है ना। तो रिडी गांव के अंदर बिग्गा जी का जन्म हुआ था। मेहाजी मांगलिया, इनका संबंध बापनी जोधपुर से। ये यहां मिलान कर दिया आपके सामने। ये देखो, पहले का बी, एक का बी देख लो, ये सारे ये सही है, दूसरे का डी, तीसरे का ए और ये चौथा। तो तेजा जी, देवनारायण जी, बिग्गा जी, मांगली जी। पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और जिसने टेस्ट दिया है बहुत अच्छे तरीके से, उसका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ बिग्गा जी का मंदिर जो फिक्स है वही दे, कोई जरूरी नहीं है। आपको कहीं भी बिग्गा जी का जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ तो वो नाम दे दी। ठीक है, तो ऐसी तैयारी के लिए आप नानक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे ही आएंगे प्रश्न, तो अगर विचार हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी का मेला कब भरता है? सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व प्राचीन है। देवनारायण जी का मंदिर देवमाली ब्यावर में स्थित है। इनकी फड़ का वाचन आवटी या आयरी जाति द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताओ। तो सीधी सी बात है कि देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है, ये तो सही है। कथन सत्य बताने हैं तो 4 नंबर गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। 1 2 3 सत्य है। क्यों? क्योंकि देवनारायण जी के फड़ का वाचन आयरी जाति नहीं, गुर्जर समाज करता है, गुर्जर जाति के लोग करते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, प्राचीन है। 1992 में डाक टिकट जारी हुआ, 1992 में डाक टिकट जारी हुआ, ये भी ध्यान रखना। इनका मंदिर देवमाली ब्यावर के अंदर है, बिल्कुल ये वही देवमाली ब्यावर है जो भी पशु परिचय में पूछा गया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव जिसे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो गांव है। वैसे इनका जो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल पूछ ले, मुख्य पूजा स्थल पूछ ले तो आपका उत्तर होगा आसिंद भीलवाड़ा।
आसिंद भीलवाड़ा होगा जो खारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा होगा जो खारी नदी के किनारे। देवनारायण जी को कहते हैं गुर्जर समाज विष्णु का अवतार मानते हैं, इसका विष्णु का अवतार मानते हैं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देवनारायण जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है तो जंतर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गजब के प्रश्न आपको टेस्ट में दिए गए और सोल्यूशन आपके सामने। तीसरा प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। स्थानीय देवी देवता, सूची जन्म स्थान। अब आप कहोगे सर लोक देवता और देवियों के प्रश्न कैसे हैं? तो पहले टेस्ट में जो टॉपिक था लोक देवता और देवी, ठीक है, इतिहास में कालीबंगा सभ्यता और वो सभ्यता थी, जिस प्रकार के टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग। तेजाजी महाराज, गोगाजी महाराज, तल्लीनाथ जी और बाबू जी। देखो भाई, अब जन्म स्थान के बारे में पूछा है तो सिर्फ जन्म स्थान के हिसाब से ही उत्तर बनेगा। अब इधर भी देख सकते हो इधर भी देख सकते हो। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, ठीक है। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का जन्म कहां हुआ था? जोधपुर में। और पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू मंड फलोदी में, कोल्लू मंड फलोदी के अंदर हुआ था। ये आपके सामने आराम से आप उत्तर दे सकते हो। उत्तर आएगा ए का 4। ये गलत, ये गलत। काटने सीख जाओ, ऐसे काटने सीख जाओ, और जो नहीं करो उस पे ई ऑप्शन में गोला भरना सीख जाओ, बेड़ा पार है, कोई नहीं रोकेगा। यहां देखो तेजा जी 4 नंबर, ये 4 ये 4। अच्छा, गोगा जी चूरू, बी का 3, बी का 3, बी सही, चको, ठीक है। ऐसे करना है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को देख सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन डाले गए आप। तेजा जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का उपयोग चुनिए। तेजा जी महाराज की जय हो। तेजा जी खरनाल के राम कुंवरी और ताहड़ जी धोलिया जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। लाछा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजा जी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी, एक विकट लाछा गुजरी की मेर के मेणाओं से छुड़ाने तेजा जी महाराज मेर के मेणाओं से युद्ध किया था। और हालांकि यहां पूरी तरह से घायल हो गए थे, इनकी मृत्यु नहीं होती है। प्रश्न पूछ ले, तेजा जी की मृत्यु गायों को छुड़ाने गए थे, तब नाग देवता ने सेंद्रिया में डस लिया था और सुरसुरा में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी घोड़ी, तेजा जी की घोड़ी लीलण, गाणो है नहीं, लीलण, लीलण, ठीक है। और इनकी पत्नी पेमल। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि तेजा जी की जब मृत्यु हुई थी तो तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी पत्नी पेमल तक किसने पहुंचाया था? लीलण ने, क्योंकि इनकी घोड़ी थी, लीलण घोड़ी पे थे, और नाग देवता ने सेंद्रिया नामक स्थान पर डस लिया था और सुरसुरा में उनकी मृत्यु हो जाती। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह देखोगे तो जीभ पर नाग के डसते हुए, क्योंकि जब मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने आ गए थे तो पूरी तरह से पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। तब नाग देवता ने कहा मैं डसूं कहां पे? तो बोले एक जगह सेफ है, वो है मेरी जीभ, जीभ पे डस ले। केवल दोनों ही दोनों सत्य है, ठीक है। तेजा जी का खड़नाल में जन्म हुआ था। तेजा जी का सबसे ज्यादा मान्यता तेजा जी की अजमेर के अंदर है। और इनकी कर्म भूमि पूछे तेजा जी की तो बांसी दुगारी, कर्म भूमि पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। बांसी दुगारी बूंदी, बांसी दुगारी बूंदी, ठीक है। ये कहानी किसकी है? तेजाजी महाराज। अगला, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? आप सभ्यता का टॉपिक है आपके, ठीक है। आप लाइब्रेरियन के विद्यार्थी, पीटीए के विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि तीनों का सिलेबस सेम है। निम्न में से किस, और दोनों की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ। ये पुस्तक अपनी बाजार में उपलब्ध है, भाई आप तैयारी कर रहे हो तो इस पुस्तक का अध्ययन जरूर कर लेना। आरपीएससी राज्य कर्मचारी 6 से 12, इतनी गजब की पुस्तक है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो एक बार बाजार में पुस्तक बुक स्टोर पे जाके इस पुस्तक को देख लेना, आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाट साम्राज्य की तीसरी राजधानी का। 2 राजधानी कौन कौन सी है इससे पहले? तो एक तो हड़प्पा है और दूसरी है मोहनजोदड़ो। कौन सी? मोहनजोदड़ो।
ठीक है, कंप्लीट। कालीबंगा, अभी पशु परिचर में प्रश्न आया था, कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का जिला कौन सा है? जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, और खोज किसने की थी? एक कमलानंद घोष ने, एक घोष ने, कमलानंद घोष ने कब की थी? 1952 की। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। गणेश्वर सभ्यता बहुत ही गजब की सभ्यता है और अक्सर एग्जामिनर यहां से गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर में वर्ष 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया था, बिल्कुल सही है। 1972 से लेकर 77 तक किया था। गणेश्वर सभ्यता बनास नदी के किनारे। क्या बात है, 3 आपने बहुत अच्छे पॉइंट दे दिए, लेकिन चौथा आपको असत्य बताना था तो निश्चित है गलत होगा। डी ऑप्शन, और बनास नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे हैं। और ये सभ्यता नीम के थाना जिले में है, नीम के थाना जिले के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं ताम्र संचयी कह सकते हैं। ये भी आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है। ताम्र संचयी सभ्यता, नीम के थाना, कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता, रतन चंद्र अग्रवाल, शॉर्टकट में कहें तो आरसी अग्रवाल ने इनका उत्खनन किया था। याद रह जाएगी, बहुत ही अच्छी बात है, याद रखने। राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल का उत्खनन कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया? बहुत आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये। इस कैलाश दीक्षित, यानी इसका शॉर्टकट में भी नाम आता है कई बार, के एन दीक्षित। फर्स्ट ग्रेड में पिछले पेपर में आया था के एन दीक्षित और एनआर बनर्जी। एनआर बनर्जी का संबंध किस सभ्यता से है? सीधा ही पेपर में आ जाएगा। और आप तो बहुत गजब तरीके से पढ़ रहे हो, तो आप तो गलत करोगे। उत्तर आएगा बेराट। ठीक है, बेराट सभ्यता के कैलाशनाथ दीक्षित और के एनआर बनर्जी उत्खनन करता थे। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी 1936-37 में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने खोज की थी। विराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा पूछे तो विराट में बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, बौद्ध व मौर्यों के अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बौद्ध व मौर्य के अवशेष मिले हैं विराट। जयपुर, बाणगंगा नदी के किनारे 1936-37 दयाराम साहनी। अभी पुराने जिलों के हिसाब से पढ़ना है, कोई नए जिले वैसे ही प्रॉपर पता है तो ये, बाकी पुराने के हिसाब से करंट पढ़ना है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युगम है सही नहीं है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। गणेश्वर सभ्यता नीम के थाना में स्थित है, ये भी सही है। बागोर जयपुर में है, तो ये गलत है। तो बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। बागोर है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। क्या अवशेष मिले हैं? प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले, प्राचीन पशुपालन के अवशेष बागोर से मिले हैं। बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में स्थित है। हालांकि सोनारी सभ्यता का भी नए जिलों के हिसाब से नीम के थाना में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 100% आपके सामने गलत कौन सा है कि वो कहते हैं ना शीशे में दिख रहा है, ये तो शीशे में दिख रहा है कि बागोर जयपुर में हो ही नहीं सकती, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात। अगला, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये पॉइंट पकड़ना जरूरी है, लास्ट तक जाना है। आप हर बार पेपर देते हो, हर बार गलतियां करते हो। गलतियां कब सुधरेगी? जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में गलत होगे तो वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचोगे तो मंजिल मिलेगी। अगर नहीं पहुंचे, आधे रास्ते में रह गए, तो मंजिल भी आधी रहे। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, 7 तक का आंकड़ा पूछ लेगा। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले, बिल्कुल सही है। दोहरे जूते हुए खेत के, दोहरे जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। मरण मूर्तियां प्राप्त हुई, बिल्कुल मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है।
गोरे व कोट प्राप्त हुए, ना जी ना, ना जी ना, गोरे व कोट तो आहड़ से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से। आहड़ से क्या है गोरे? अनाज के भंडार। किसके भंडार? अनाज के भंडार हैं। उत्तर भाई डी तो हो गया गलत, इसने पूछा है गलत। अब उत्तर सही में मत जाना, बस यही तो एक समस्या रहेगी। उत्तर सही में नहीं जाना, केवल 4 है, क्योंकि क्या पूछा है उसने? गलत पूछा। क्लियर है? अब जिस विद्यार्थी ने टेस्ट दिया ऐप में वहां गलती की होगी, गलती नहीं करनी है, अगर कर ली तो उसको सुधारना है, ये आपका काम। अगला, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का काल क्या था? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो काल है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाए। कालीबंगा के संदर्भ में सत्य कथन का चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है ना हमारी सभ्यता में, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट और आहट, चार ही बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगा के संदर्भ में। और हमारी जो ये पुस्तक है 6 से 12, इतनी गजब की पुस्तक है, कक्षा 9 और कक्षा 10 का अगर आप सारांश पढ़ लिया ना, आपको सीधे प्रश्न। और लगभग हमारा जो बुक का सोर्स रहता है वो यही रहता है, हम यहीं से क्वेश्चन। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल और दर्पण साथ रखते थे। ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। यह लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। अनुत्तरित प्रश्न क्या किया आपने? उत्तर आएगा यहां कालीबंगा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है आगे नहीं है। सत्य कथन ये है कि ग्रामीण सभ्यता के अवशेष ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई, ये सही है। मर्त शरीर को दफनाने पर कुंडल दर्पण साथ नहीं रखते थे, आहड़ वाले रखते थे भाई, ये नहीं रखते थे। ये लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे, तो ये भी इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो ठीक है, यहां क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहां सत्य नहीं आएगा, असत्य आएगा। क्या आएगा? असत्य आएगा। फिर इसका उत्तर जो होगा ना वो ये होगा, ये होगा क्योंकि कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य करते थे। क्योंकि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले ऐसे, तो ये ग्रिड प्रणाली अपने आप हो जाती है। ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। अब वैसे ये नगरीय थे, ये भी पर्सन गलत होगा। वैसे ये भी पर्सन क्या होगा? गलत होगा। यह सभ्यता क्या थी? नगरीय थी, नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ग्रामीण तो आहड़ थी, ये सभ्यता नगरीय थी। तो इसके हिसाब से ये भी सही है। लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे, बिल्कुल सही थे। खोपड़ी मिली है, क्या मिली है? खोपड़ी, और उसमें बहुत सारे छेद हैं, इसका मतलब शल्य चिकित्सा से भी परिचित थे। ये भी सही है, ये भी सही है, और ग्रिड पढ़ने से ये भी सही है। ये गलत होगा। मर्द शरीर को दफनाने पर कुंडल दर्पण साथ रखते थे, ये गलत। ठीक है, आज भी कालीबंगा आप जाओ, हनुमानगढ़ के अंदर एक मर्त बॉडी रखी हुई है, एक कंकाल पड़ा है, उसके पास कुछ। जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ असत्य है, थोड़ी सी मिस्टेक। किस काल तक मानव पशुपालन सीख चुका था? किस काल तक मानव है वो पशुपालन सीख चुका? क्योंकि शुरुआत मानव आदि मानव था, कच्चा मांस खाता था, फिर पकाने के लिए खाने लगा, फिर धीरे धीरे पहले वो पशुओं से डरता था तो आग जलानी सीख ली, फिर वो पशु पालने लग गया मध्य पाषाण काल तक। आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बांध संपर्कों का संकेत देती है? आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री है बांध संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, लेपिस लाजुली। ठीक है, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीन साक्ष्य की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो सभ्यता कौन सी है? प्राचीन सभ्यता जिससे प्राप्त हुए। ठीक है, तो वो सभ्यता कौन सी है? काले व लाल रंग की मर्दबांड संस्कृति, काले व लाल रंग की मर्दबांड संस्कृति सभ्यता से प्राप्त हुए। निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है, ये देखिए बहुत गजब का प्रश्न है, पेपर में एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है? लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है? तो नोह, भरतपुर, जोधपुर या कोटपुतली और सोनारी झुंझुनू, ये लोहा युगीन सभ्यता है। कैसी है? लोहा युगीन सभ्यता है। ठीक है, इनको याद रख लेना, फिक्स आती है। थामलिया गांव डूंगरपुर में वीर कल्ला जी की मूर्ति किस रंग के पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? थामलिया गांव है डूंगरपुर में, वीर कल्ला जी की मूर्ति स्थापित है काले रंग के पत्थर की, काले रंग के पत्थर की। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बोर्ड आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, उनमें असत्य कथन बताइए।
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बोर्ड आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है असत्य। तो देखो, माटी कला बोर्ड प्रहलाद टांक, किसान आयोग CR चौधरी, सैनिक कल्याण बोर्ड राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये गलत है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड रामगोपाल सुथार, ये सही है। यानी असत्य बताना तो ये गलत है, क्योंकि सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजोर, प्रेम सिंह बाजोर। ठीक है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व निशानेबाज हैं। अभी पशु परिचर में पेपर में प्रश्न आया था, पूर्व निशानेबाज और वर्तमान में खेल मंत्री हैं राजस्थान की, राजस्थान के खेल मंत्री हैं। देखो, खेल खिलाड़ी और खेल मंत्री हमारे राजस्थान के, भारत के भी खेल मंत्री रह चुके हैं। क्या बात है ना। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के IG नियुक्त किए गए हैं। यह आपको करंट दिया था जनवरी का, करंट दिया था जनवरी का। जनवरी 2024 के अनुसार इसके जो अध्यक्ष थे वो मकरंद देउस्कर थे, मकरंद देउस्कर। वर्तमान में इसके वर्तमान पूछे तो ML गर्ग बन चुके हैं, वर्तमान में ML गर्ग बन चुके हैं, वर्तमान में ML गर्ग बन चुके, चेंजिंग द वे। ठीक है, याद रखना, चेंज हो गए। जनवरी 2024 में कौन थे? मकरंद देउस्कर थे, मकरंद देउस्कर थे। मकरंद देउस्कर थे, लेकिन जनवरी 2024 का करंट आपको दिया है तो उसमें मकरंद देउस्कर थे, और वर्तमान में ML गर्ग है। उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डे के साथ ही नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह किस जिले में? उत्तरलाई के अंदर, उत्तरलाई है बाड़मेर में। देखो, वर्तमान में हमारे सैन्य हवाई अड्डे पूछे, सैन्य हवाई अड्डे पूछे तो कहाँ कहाँ है, अगर पेपर में आ जाए कौन सा नहीं है, तो एक तो नाल बीकानेर में है, ये नाल है, ये बीकानेर में है। एक है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में जैसलमेर नाम से है। एक है फलोदी में, एक जोधपुर के रातानाड़ा में है, जहाँ तरंग शक्ति युद्धाभ्यास हुआ था। एक है सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और एक ये उत्तरलाई के अंदर है। ठीक है, ये हवाई अड्डे याद रखना। राजस्थान की किस प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? अरुंधति चौधरी बॉक्सर है, मुक्केबाज या बॉक्सर है, और किस जिले की है? कोटा की, कोटा जिले की अरुंधति चौधरी है और बॉक्सर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है? घाणेराव पाली, घाणेराव पाली। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहां से शुरू किया है? तो वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है छत्तरगढ़ बीकानेर से। कहां से? छत्तरगढ़ बीकानेर से। हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है? अमृत भारत, देखो 10 प्रश्न करंट के आने हैं, और अभी वार्षिक अंक आ रही है, यानी कल तक आ जाएगी, तो वो बुक ले आना, संस्कृत विभाग वाले और सेकंड ग्रेड वाले। 10 प्रश्न, 10 के 10, आपको 10 में से 9 या 8 या 9 प्रश्न नानक क्लासेस की बुक से, वीडियो से मिलने। तो सांगानेर, अनूपगढ़। ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति खोज किस जिले में की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओकोबियस थार नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में की गई है? जैसलमेर। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़, क्या बात है, असत्य कथन बताओ, इतनी बार प्रश्न आ रहा है, पूछो ही मत। 2013-23 हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन बनाया, बिल्कुल सही। एशियन गेम 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सत्य है। और मैं आपको बता देता हूं, इनका खेल है घुड़सवारी। अब सीधा मत याद रखना घुड़सवार के साथ ये कौन सी ड्रेस पहनती है, ये याद रखना, ड्रेसज, यानी इनका जो इवेंट है वो घुड़सवार ड्रेसज है। ये प्रश्न 2 बार पशु परिचर में और 1 बार सीट, ठीक है, और 1 बार AN एग्जाम RPSC ने लिया था, उसमें आ। तो दिव्या कीर्ति सिंह का 2024 में 6 बार प्रश्न आ चुका है, ये सोच, तो याद रखना अच्छे तरीके से। पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से? तो श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज है, बीकानेर के।
68वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? आरपीएससी एक आधा पर्सन खेल का ऐसा देगी देगी। 68वीं स्कूल राष्ट्रीय हैंडबॉल अंडर 19 प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। असंगत युगम का चयन कीजिए। वंश और कुल देवी। जोधपुर नागणेची माता सही है। जोबनेर ज्वाला माता जयपुर सही है। चौहानों की करणी माता ये गलत लग रहा है। सिसोदिया की बाण माता ये भी सही है। चौहानों की करणी माता नहीं, ये तो चारणों की है। चारणों की प्लस राठौड़ों की। चारण प्लस राठौड़। चौहानों की बात करें तो शाकंभरी माता। शाकंभरी माता याद रखना। और एक है चामुंडा माता। ओम क्रीम क्राम चामुंडाए नमः। ये दो माता मेन है, शाकंभरी माता चौहानों। ठीक है, तो असत्य है, ये हो गया। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, 100% जो गलत होगा वो उत्तर उसका होगा। वह देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है वो मंदिर कहां स्थित है? तो खंडित प्रतिमा की पूजा, और बड़ी बात खंडित तो है ही है, पीठ का श्रृंगार करके उसकी पूजा की जाती है, वो माता कौन सी है? तो यहां तो खंडित प्रतिमा। अगर पीठ के श्रृंगार की पूछ ले तो वो ब्राह्मणी माता सोरसेन वाली करनी है। जबकि खंडित प्रतिमा की पूजा पूछे, चाक्षु सील की डूंगरी। चाक्षु सील की डूंगरी कौन सी माता? शीतला माता। शीतला माता जिसकी चित्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है, गधों का मेला भी लगता है। कहा? एक और याद रखना, खलकाणी माता याद रखियो भी, बार बार प्रश्न आ रहा है। खलकाणी माता ये मेला लगता है लूणियावास। लूणियावास जयपुर में खलकाणी माता का गधों का मेला लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना, यहां भी मेला लगता है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को पहले दिन बाशियोड़ा बासी भोजन बनाते हैं, शाम को सुबह खाते हैं। वो शीतला माता, सील की डूंगरी। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। माधो सिंह द्वारा निर्मित मंदिर है यह। ठीक है, देशनोक करणी माता बीकानेर, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला, और रेवासा सीकर में जीण माता। एकमात्र देवी जिनकी पीठ पर श्रृंगार और पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होती है, पूजा होती है, वो माता कौन सी है? बाण माता कह सकते हो या ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ठीक है, या बाण माता। अगर ऑप्शन में है ब्राह्मणी माता है वैसे, और कहां पे है? सोरसेन में। सोरसेन 12, यहां भी गधों का मेला लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते? जैसलमेर के जो भाटी हैं वो किस देवी की पूजा नहीं करते? आवड़ माता की करते हैं, जीण माता की करते हैं, करणी माता की नहीं करते, शाकंभरी माता की भी करते हैं। करणी माता जो बीकानेर में है उनकी पूजा नहीं करते। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। है भाई। विराट एक ग्राम संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोहा युगन संस्कृति का एक उदाहरण था। आदिवासियों का महत्वपूर्ण कार्य ताम्र वस्तुएं बनाना था। ये गलत है। लोहा युगन संस्कृति का एक उदाहरण था, गलत है। कांस्य युगन था। विराट एक ग्राम संस्कृति नहीं थी, उत्खनन स्थल नहीं था। ये तो तीनों सही हो ही नहीं सकते। ये है आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण कार्य ताम्र वस्तुएं बनाना था शुरुआत के। मल्लीनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे है? मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे है, जहां चैत्र माह में मेला भरता है। चैत्र माह में पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा? कुंडा पंथ चलाया। और मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं उनका नाम है मल्लीनाथ जी। ठीक है, याद रखना। और ये राजस्थान जीके के मैंने आपको प्रश्न करा दिए और करंट के प्रश्न करवा दिए। अब साइकोलॉजी, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, वो बाकी सर आपको अलग अलग करवाएंगे। ये है सेकंड ग्रेड। एक तो न्यू वीडियो कोर्स उपलब्ध है भी, पूरे फर्स्ट पेपर का वीडियो कोर्स उपलब्ध है। और ये है टेस्ट सीरीज, जहां आपको पहला टेस्ट मिल चुका है, सेकंड टेस्ट की तारीख घोषित हो चुकी है, सिलेबस में दे रखे हैं कौन सा होगा और इसका व्याख्या। अब आगे के सर आपको पूरा इसका मेहनत करवाएंगे, मेथड करवाएंगे, सारा कैसे क्वेश्चन आए और कैसे हल करें। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो बाकी क्लास पढ़ें बाकी सर है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना भी। ठीक है,
तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि राज्यपाल की पदा अवधि के संबंध में, यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसके संदर्भ में आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, असत्य कथन बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ऑप्शन है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यपाल की कार्यकाल की जो पदा अवधि है, ठीक है, वो कितने वर्ष की रहेगी। ये आपको 5 वर्ष की देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में। और पद ग्रहण से, जिस दिन उनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद में इनका जो पद ग्रहण होता है, तो पद ग्रहण से इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का माना जाएगा, 5 वर्ष का माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी 5 वर्ष तक किसके विश्वास पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति के विश्वास पर बने रहते हैं। अपने उत्तराधिकारी पद के धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो यानी जब तक कोई व्यक्ति दूसरा जो राज्यपाल है नियुक्त नहीं हो जाता, तो अपने उत्तराधिकारी तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा बिंदु ध्यान रखना है कि राज्यपाल महाभियोग जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किसको हटाने के लिए यूज होती है, यह प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो इधर ध्यान से, महाभियोग, अगर मैं बात करूं महाभियोग की, तो महाभियोग जो है प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61 में आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या की जाती है, महाभियोग प्रक्रिया जो है उसको अपनाया जाता है। और यह महाभियोग प्रक्रिया है, ये संसद में अपनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि राज्यपाल के खिलाफ किसी प्रकार की कोई महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं है। आरी बात समझ में। अब एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राज्यपाल के पद पर समीक्षा करने के लिए बहुत सारे आयोगों का गठन हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राजमनार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, सारे आयोग है वो गठित हुए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक आयोग आया था जिसका नाम था पुंछी आयोग। कौन सा आयोग आया था, पुंछी आयोग। पुंछी आयोग 2007 में गठित होता है। तो राज्यपाल के पद के संदर्भ में पुंछी आयोग ने एक सिफारिश की थी कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जो है उस प्रक्रिया का अपनाना चाहिए, और महाभियोग है राज्य विधानसभा में लाना चाहिए। ये सिफारिश की गई है, लेकिन इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका जो असत्य कथन रहेगा, अपना जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी नंबर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने सही भी किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेटमेंट है कि राजस्थान में, पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है, देखो राज्य में जो आपातकाल लगता है, ध्यान से सुनना, राज्यों में जो आपातकाल लागू होता है, आपातकाल लागू होता है वो अनुच्छेद 356 के अनुसार लागू किया जाता है। यानी राज्यों में जो आपातकाल लागू होता है उससे आप क्या बोलोगे, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन बोलते हो। यानी 356 के अनुसार आप उसको क्या बोलते हो, राष्ट्रपति शासन बोलते हो। मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हो चुका है। कितनी बार लागू हो चुका है, 4 बार हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुका है। अब ये जो 4 बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब कब लागू हुआ है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, 4 बार कब कब लागू हुआ है, तो देखो ध्यान से, 1967, 1977, 1980 और 1992, ये 4 बार हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अब पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च यानी तीसरा महीना 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक रहा था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि राज्य में जो प्रथम आपातकाल लागू हुआ था अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ। ठीक है, और अनुच्छेद 356 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 356 में लिखा है
कि यदि राज्यों में, ध्यान से सुनना, यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर, सिफारिश को बोला गया है प्रतिवेदन, क्या बोला गया है, प्रतिवेदन। तो राज्यपाल की सिफारिश या प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में आपातकाल है वो लागू किया जा सकता है, या राष्ट्रपति स्वयं इसकी समीक्षा करके आपातकाल की घोषणा कर सकता है, या फिर वो राज्यपाल की सिफारिश पर। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर राज्य में 4 बार जो आपातकाल लागू है, और उसमें से जो पहला आपातकाल लागू हुआ है वो लागू हुआ है 3 मार्च, देखिए तारीख देखिए थोड़ा सा, 13 मार्च 1967 को लागू होता है, और 26 अप्रैल 1967 तक ये हमारा जो है आपातकाल प्रभावी रहता है। लगभग 1 महीने ये आपातकाल लागू हुआ। उस समय जो हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो हमारे मुख्यमंत्री थे, और उस समय राज्यपाल, जब ये आपातकाल लागू हुआ था तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे, संपूर्णानंद, ठीक है। तो मार्च में जब ये लागू हुआ तब हमारे राज्यपाल संपूर्णानंद थे, और जब ये आपातकाल समाप्त हुआ, आपातकाल समाप्त हुआ, तो समाप्ति के समय हुकुम सिंह जी जो थे ये क्या थे, राज्यपाल थे। सारी बात समझ में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ आपातकाल जो है 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक लागू हुआ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। अब इसको थोड़ा सा समझना है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि राज्यों में अस्थिरता जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 356 के अकॉर्डिंग, 352 के अकॉर्डिंग नहीं मानी जाएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और जो पहला आपातकाल लागू हुआ था वो अस्थिरता का आधार न मानकर, बल्कि ये था कि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सरकार जो है संभावित रूप से नहीं गठित की जा रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया था, आपातकाल है वो लागू किया था। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह राजस्थान में थे, तो जब ये लागू हुआ मार्च 1967 में, तो मैंने अभी आपको बताया हमारे जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे। कौन थे, संपूर्णानंद। और जब समाप्त हुआ अप्रैल में तब हुकुम सिंह जी थे। तो यहाँ पर जो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, गलत है, और ये भी गलत है। सही हमारा केवल एक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा केवल एक जो है, बी ऑप्शन है, ये हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। उम्मीद करता हूं ये आपका क्वेश्चन है वो सही हुआ होगा। आगे मेरी बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, सेकंड ग्रेड जो वीडियो कोर्स है 2025 में आपको पूरा पूरा रिकॉर्डेड और लाइव जो है वो मिलेगा। आपका संस्कृत विभाग का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। पूरी स्टेट पॉलिटी, पूरी इंडियन पॉलिटी है वो इसमें रिकॉर्डेड है, लाइव भी आपको करवाई जा रही है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और ये जो टेस्ट सीरीज जो हम आपको वीडियो सॉल्यूशन लेके आए, अगर इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नानक क्लास के हेल्पलाइन पर आप कॉल कीजिए, और उसमें आपको एक शेड्यूल मिलेगा, और शेड्यूल में कितने टेस्ट होंगे, माइनर 10 टेस्ट होंगे, और मेजर टेस्ट 3 होंगे, और फाइनल टेस्ट है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे जो संस्कृत विभाग की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे जो संस्कृत विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चा अपनी तैयारी को परखना चाहता है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की डिमांड होती है कि सर टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो आप लीजिए। तो ध्यान देना, टॉपिक के हिसाब से
हर टॉपिक, जैसे आपका भौतिक प्रदेश है, पॉलिटी में राज्यपाल है, इंडियन पॉलिटी मौलिक अधिकार है, तो टॉपिक के हिसाब से भी यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलने वाली है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है आपकी जो है करंट जीके, और नानक क्लासेस जो है इनकी जो अपनी जो नानक क्लासेस की जो पहचान भी है वो भी क्या है, करंट जीके है। तो हमने स्पेशली करंट जीके के लिए भी एक जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए ज्वाइन शुरू कर रखी है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। और इसमें आपको जो है टॉपिक के हिसाब से जो है वो भी क्या मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर को किस क्षेत्र में विवेक का अधिकार नहीं है। यानी गवर्नर यानी हमारे जो राज्यपाल है, जो राज्यपाल है आपको पता होगा कि अनुच्छेद 163, कौन से आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद 163 जो है इसमें विवेक का अधिकार रखता है। क्या अधिकार रखेगा, विवेक का अधिकार। ठीक है, और विवेक का अधिकार से रिलेटेड जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल के पास कौन सी विवेक का अधिकार या विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल बनाना, आपको पता होगा, आपने अच्छा पढ़ा होगा, तो उसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 200, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद जो 200 है इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब राज्य विधानमंडल, सुनना इस बात को, राज्य विधानमंडल है जब कोई विधेयक पास करता है यानी बिल पास करता है, वो विधेयक पास करके किसके पास भेजेगा, राज्यपाल के पास भेजेगा। अब ये राज्यपाल जो है इस विधेयक पर अपना एक निर्णय देगा, अंतिम स्वीकृति देगा। क्या करेगा, अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगा। तो अंतिम जो स्वीकृति है, ध्यान से सुनना, अंतिम स्वीकृति है राज्यपाल देगा। तो इसमें आपको पता होगा बिल को पास कर देगा, बिल को रोक सकता है, बिल को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, और बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो यहां पर जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की जो बात है नंबर 4, वो अनुच्छेद 200 के अकॉर्डिंग ये अपने विवेक के आधार पे करता है। किसके आधार पे करता है, विवेक के आधार पर। तो पर्सन जो है वो यही कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए बिल जो आरक्षित रखता है वो विवेक के आधार पे रखता है, बिल्कुल सही बात है। अदालत में मुख्यमंत्री के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। तो इस पर थोड़ा सा गौर करना है, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। नंबर सी वाला सुनो पहले, कि राज्य विधान परिषद और अन्य मामलों में जानकारी प्राप्त करना। राज्यपाल को राज्य विधान परिषद या अन्य मामलों में किसी प्रकार से जो जानकारी प्राप्त करना है, ये इसके पास विवेकाधिकार नहीं है। ठीक है, विवेकाधिकार जो है वो है मंत्री परिषद से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। किसी भी राज्य के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी रखना, ठीक है, ये भी इनका जो है, किसी भी राज्य के लिए जो अतिरिक्त जिम्मेदारी रखना है, अगर आपको ये कार्यभार दे दिया जाता है तो आप उसको अतिरिक्त जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग उसको संभालोगे। तो इसमें जो आंसर जो रहने वाला है वो आंसर है कौन सा, वो रहेगा कि राज्य विधान परिषद और अन्य मामलों से जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित नहीं है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 155 है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में है, अनुच्छेद 156 है राज्यपाल की नियुक्ति एवं योग्यता। तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 156 आपको पता होगा, 156 जो है वो कार्यकाल की बात करता है। किसकी बात करता है, कार्यकाल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्टिकल आपका गलत है, तो यहां पर ये जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो सिंपल सी बात है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के इच्छा पर ही अपने पद पर यानी पद पर बना रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो आप सब जानते हो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति जो है वो किन के द्वारा की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये कथन जो है, ये बी जो है वो गलत है। अब इसमें क्या है, ए गलत है, बी सही है, गलत ये ऑप्शन है। ए और बी दोनों सही है, ये भी गलत है। ए और बी दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही और बी गलत है, इसका मतलब कौन सा रहेगा, डी जो है वो हमारा सही रहेगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन आप सब जानते हो अध्यादेश, देखो
अध्यादेश जो है, इसको थोड़ा समझना है। अध्यादेश जो है वो एक प्रकार का अस्थायी कानून है। एक प्रकार का क्या है? अस्थायी कानून है। और ये जो अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अनुसार ही जारी किया जाता है। और ये कब जारी किया जाता है? कि विधानमंडल जो है इसमें किसी प्रकार का कोई सत्र नहीं चल रहा है और कानून बनाना जरूरी है, कानून का निर्माण करना जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा कि अध्यादेश जो है वो क्या है? तो अधिकार है, दायित्व है, कार्य है, शक्ति है। तो ध्यान से सुनना। अधिकार जो होंगे राज्यपाल के वो विवेक से काम करेगा। ठीक है। कर्तव्य जो होंगे, दायित्व का मतलब जो कर्तव्य होगा उनकी बात करें तो आर्टिकल 167 में ये अपने कर्तव्य निभाता है। यहाँ पर सॉरी, मुख्यमंत्री ये जो 167 में कर्तव्य निभाता है, ये मुख्यमंत्री कर्तव्य 167 में। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये एक विधायी शक्ति का रूप है। तो यानी यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? विधायी जो है ये आपका जो शक्ति है वो आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेंड है आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना बनेगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। प्रश्न पूछा कि एक तरफ राज्यपाल है और एक तरफ आपके मुख्यमंत्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि वसंतराव पाटिल जो है, ये जो पहले हमारे जो राज्यपाल जो थे वो किसके समय मुख्यमंत्री, किस मुख्यमंत्री के समय अपने पद पर इन्होंने कार्य किया? तो वसंतराव पाटिल है वो हरिदेव जोशी के समय रह चुके हैं और शिवचरण माथुर के समय भी रह चुके हैं। ठीक है। तो यानी इनका जो पहला जो सही रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी रहेगा। और ऑप्शन में देखा जाए तो सी सिर्फ एक में है, तो सही आंसर कौन सा रहेगा? सी है वो हमारा जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? तो आपने कार्यपालिका शक्ति पढ़ी होगी कि जो कार्यपालिका शक्ति है, इन कार्यपालिका शक्ति में क्या की जाती है? नियुक्तियां की जाती है। और इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद का जो गठन करके प्रत्येक मंत्री की है राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल सही बात है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये भी सही बात है। राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी जो है इनके सदस्यों को भी नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य पुलिस महानिदेशक, इनकी नियुक्ति इनके द्वारा नहीं की जाती। तो सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? डी रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आप सब जानते हो कि अनुच्छेद जो 352 है, 352 में 3 आधार है। बाहरी आक्रमण, कौन सा है? बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और नंबर 3 युद्ध। इन परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब ये जो आपातकाल जो 352 में लागू होता है, इसकी शर्त ये है या तो ये संपूर्ण देश पे लागू होगा, या तो क्या होगा? संपूर्ण देश पे लागू होगा या किसी क्षेत्र पे प्रभावी होगा। ठीक है। तो उत्तर आपको मिल गया होगा। इसमें लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल संपूर्ण देश पर लागू होती है। केवल संपूर्ण देश नहीं है। ठीक है। यहां पर संपूर्ण देश या किसी क्षेत्र पर लागू की जा सकती है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा, इस राष्ट्रीय आपातकाल को अदालत में जो है वो आपातकाल को चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, दूसरा सही है। एक सेकेंड, नहीं दे सकते राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी, आपातकाल जो है, ध्यान से सुनना, आपातकाल जो रहने वाला है इनको आप क्या कर सकते हो? न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है चुनौती हम दे सकते हैं। तो इसमें दूसरा भी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, न तो एक सही और न ही दो सही। तो सही आंसर जो है अपना कौन सा रहेगा? इसमें डी रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ठीक है। अब आप सब जानते हो कि जो क्षमादान है न्यायिक शक्ति का एक रूप है। कौन सी शक्ति का? न्यायिक शक्ति का।
और इसमें अनुच्छेद 161 में क्या किया जाएगा, क्षमादान की बात की गई है। अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि लघुकरण, लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति को बदलना, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, लघुकरण जो होता है इसमें सजा जो होती है, इस सजा की प्रकृति को बदलकर सजा कम की जाती है। जैसे मान के चलो किसी को कठोर कारावास मिली है तो उसको साधारण कारावास में बदलकर सजा कम कर दी जाती है। और परिहार में सजा की प्रकृति को बदले बगैर सजा कम की जाती है, सजा की प्रकृति को बदले बगैर सजा कम की जाती है। तो विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, ये जो स्टेटमेंट है यहां पर गलत होगा, और इसने गलत पूछा है तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति, तो देखो क्षमा प्रदान करने की शक्ति की बात करूं तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास जो क्षमा प्रदान करने की शक्ति है वो है 72 में। और बात करें तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पास जो क्षमा प्रदान करने की शक्ति है वो 161 में है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है, यानी कौन सी ऐसी शर्त है जो राष्ट्रपति के लिए उपयोगी नहीं है। तो वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करार के लिए भुगतान किए बिना नहीं कर सकेगा, नहीं, यहां पर सिर्फ एक सेकंड, अब वह अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किरार के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, कार्यकाल के दौरान उसके भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, वह लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसमें लिखा है कि निवास का उपयोग है भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा, भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा, मतलब ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पर आना चाहिए था भुगतान किए बिना वो रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका जो पहला है वो इसका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय ध्यान से सुनना, लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए। आप सबको पता होगा कि महाभियोग जो प्रक्रिया है इसकी जो जननी है, ध्यान से सुनना, महाभियोग प्रक्रिया इसकी जननी ब्रिटेन को माना जाता है। किसको माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया है ये अमेरिका से भारत ने स्वीकार की है। और महाभियोग जो है वो कौन सी प्रक्रिया, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के जो मुख्य कारण है वो कारण है संविधान का अतिक्रमण। अगर आपने संविधान का अतिक्रमण किया है तो आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग लाया जा सकता है तो, और ये महाभियोग लाने के बाद में जब पारित किया जाएगा तो टोटल का प्रत्येक सदन में टोटल का 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। तो 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है वो कौन सा रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा रहने वाला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 62, कौन सा आर्टिकल रहेगा, 62। 59 में आपको वेतन भत्ते और शर्तें रहेगी। 62 में है ये जो बिंदु है आपको प्रावधान मिलेगा, यानी पद रिक्तता, 61 में है महाभियोग, और 60 में है शपथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा 62, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है कार्यकाल समाप्ति होने से पहले करवा लेना चाहिए। इसमें 6 महीने जैसे कोई बातों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य के लिए करने के लिए बाध्य होगा। इसको करने से पहले अगला क्वेश्चन थोड़ा चेक करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब अपना 5 वर्ष के लिए जो पद ग्रहण करता है, वो पद ग्रहण जो है अपने निर्वाचन की तारीख से नहीं, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से, ध्यान से सुनना, जिस दिन शपथ लेकर जो पद ग्रहण करता है उस पद ग्रहण से 5 वर्ष तक है राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 124 के अधीन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। क्योंकि आर्टिकल 124 जो है वो किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर अपना कौन सा रहेगा, डी रहेगा, ठीक है।
इसी के बाद इसी साथ अपना जो है लगभग ये सारे जो है वो क्वेश्चन है, इनके हमने आंसर लगा लिए। अब ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो अंबेडकर जो है वो इस बात को कहकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है भी, ओके। प्यारे साथियों, कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष आए हैं कि निम्न में से किस में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। एग्जाम में आए हुए प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मैं पहले तो ये देखता हूं कि आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसका यूं मान लो एक आकस्मिक परीक्षण आप लोगों के समक्ष हो रहा है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल समर्थ जी, अब क्लियर है बेटा? क्लियर है एकदम? अपनी जो है इसकी क्लियरिटी क्वालिटी बढ़ाइए कि निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपयोगी नहीं है। किसमें शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो उपयोगी नहीं है। तो आंसर करेंगे जल्दी से, आंसर करेंगे कि किसमें उपयोगी नहीं है। ठीक है साथियों, आइए कि बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। इसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। ठीक है, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं में प्रयोग करने पर। तो आप एक बात बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से प्रश्न आ गया है ये। बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से सुनना एक बार। अब सुनो सभी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है कि सर बालकों की मानसिक अस्वस्थता का तो पता लगाया जाता है, अच्छी शिक्षण विधि का भी चयन किया जाता है, छात्रों को मोटिवेट करने में भी प्रयोग होता है। सर पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई रोल नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान पशुओं के ऊपर प्रयोग करने में बिल्कुल भी जो है वह उपयोगी नहीं है। क्लियर होगी बात? बताओ बेटा सभी, क्लियर होगी क्या? क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, अच्छे से देखना जल्दी। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को किस लिए करना चाहिए। कि भाई इसके लिए करना चाहिए कि वह छात्राओं को आसानी से प्रभावित कर सके, क्या बेहुदा ऑप्शन है, स्वयं को समझ सके, वह स्वयं को समझ सके, वह पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वह शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इस शिक्षा मनोविज्ञान का अगर एक अध्ययन जो है वो शिक्षक करेगा तो शिक्षक को सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखो, स्वयं को समझने पर भी उसको फायदा होगा और शिक्षण को अधिगम जो अधिक प्रभावी है इसको बनाने में भी उसे क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। लेकिन प्यारे साथियों, इन दोनों में सबसे ज्यादा सही उत्तर क्या रहेगा? शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो ये आंसर भी मेरे ख्याल से सभी का सही है। बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी इसका भी फोर्थ आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आज ये अगला प्रश्न देखो कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है क्या, व्यवहार का विज्ञान है क्या, चेतना का विज्ञान है क्या, आत्मा का विज्ञान है क्या? तो प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? व्यवहार है। और ये व्यवहारवादी जो है वह कौन है? अपन पढ़कर आए हैं, वाटसन है, मैकडूगल है ना, मैकडूगल है, वुडवर्थ है, सीएल हल, टॉलमैन, गुथरी, ये सभी कौन है? कौन है? व्यवहारवादी हैं। क्लियर है बात सभी को? तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज के प्रश्न है बेटा ये। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बी आंसर हमारा इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। कौन सा अर्थ है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही तरीके से क्या करता है? प्रकट करता है कि यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक और सबसे सही तरीके से क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कमेंट करके बताएंगे भाई सभी, कमेंट करेंगे सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा कथन जो है उस शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही तरीके से क्या करता है। प्यारे साथियों, इसमें कोई बताने की, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन थोड़ा सा गलत है, लेकिन प्यारे साथियों याद रखना बात शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा को जो एक मनोवैज्ञानिक जो है आदान प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। याद रखना, ये बात अपन बहुत अच्छे से पढ़कर भी आए हैं, ये बात अपन पढ़कर भी आए हैं रूसो की पुस्तक में। ठीक है,
एक पुस्तक बताई थी मैंने 1762 में, बताओ जल्दी से कोई बच्चा कमेंट करके। मैंने आपको बताया था वह कौन सी पुस्तक है 1762 में जिसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया? किसने लिखी? रूसो ने लिखी। और किताब का नाम लगा दो, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। कब मदद करता है? जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है। कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? यह आवश्यक वातावरण को दूर नहीं रखता है, नजदीक लेकर आता है। वह अपने शिष्यों के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करता है। ठीक सा लग रहा है। वह अध्यापक को अधिगम के नियमों व प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह अध्यापक को अधिगम के यानी सिखाने के जो नियम और प्रक्रिया है उनके प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या करता है? प्रदान करता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेटा, रेखा गलत। बिल्कुल ठीक है, हाँ सही आंसर है डी आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार बताओ। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण, उद्देश्य शिक्षा, क्रियाविधि शिक्षक, महत्व शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। जल्दी से बताओ 3 प्रमुख आधार। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार बताओ भाई, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार बताओ। बिल्कुल बिल्कुल 3 प्रमुख आधार बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है बेटा ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। ए आंसर सही रहेगा कि सर शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों क्या है? महत्वपूर्ण आधार है। इनके बिना शिक्षा व्यवस्था संपन्न नहीं है। एडुसियर जो लेटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? एडुसियर मैंने आपको बताया था लेटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है समझना। अब यहां पर अपन ने जो लिखा था ना वह अर्थ नहीं है, तो फिर भी हमें प्रश्न को करना है। तो देखना कि क्या एडुसियर का मतलब बाहर होता है कि क्या अंदर होता है, क्या अंदर से बाहर होता है या विकास होता है? तो आप अच्छे से याद करो अपन ने क्या बात करी थी, याद करो। अपन ने कहा था कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है और एजुकेटम के पर्यायवाची हैं एजुसियर और एजुकेयर। तो एजुकेटम का मतलब क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना, यानी अंदर की शक्तियों को क्या करना? बाहरी वातावरण में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? एजुसियर कहलाता है। क्लियर है क्या? बताओ सभी। बहुत बढ़िया बेटा, सी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। परिवार बच्चे को कैसी शिक्षा प्रदान करता है? याद करो डेमोक्रेटिस वाली बात, डेमोक्रेटिस वाली बात करो। हमने क्या बात कही थी? डेमोक्रेटिस वाली। घरेलू शिक्षा बच्चे के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो परिवार बच्चे को जो शिक्षा प्रदान करता है वो औपचारिक शिक्षा होती है क्या? औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो नियंत्रित दशाओं में दी जाए। कैसी दी जाए बेटा? नियंत्रित दशाओं में दी जाए, यानी ऐसी शिक्षा जिसका समय व स्थान क्या हो? निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक शिक्षा कहेंगे। और परिवार जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है ऐसी कोई शिक्षा प्रदान नहीं करता, तो सर इसका मतलब यह है अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन प्रदान करता है। भाई ये तो आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखिए। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बताओ भाई। फ्रेंच भाषा से, लेटिन से, स्पेनिश से, अंग्रेजी से। फ्रेंच, लेटिन, स्पेनिश और अंग्रेजी। प्यारे साथियों याद रखना, अपन ने याद करो हमने बात करी थी 1590 में पहली बार रुडोल्फ गोइकले जो है वो एक पुस्तक लिखते हैं साइकोलॉजिया। और इस पुस्तक के अंदर अपन ने चर्चा करी थी कि उन्होंने पहली बार जो है वो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा, ग्रीक और यूनानी भाषा मैंने आपको क्या बताई थी? अगर ऑप्शन में ग्रीक और यूनानी लिखे तो आपको पहली वरीयता इसको देनी है, लेकिन अगर ये नहीं हो तो आपको दूसरी वरीयता लेटिन को देनी है। तो प्यारे साथियों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटिन भाषा हो जाएगा। तो बताओ ये किसका गलत है? नमस्ते सर, मैं भीलवाड़ा से हूं, बहुत ही शानदार क्लास, थैंक यू रश्मि चौहान जी। ठीक है बताओ भाई। धुंधला दिखाई नहीं दे रहा बेटा। रेखा आप अपने फोन की जो वीडियो क्वालिटी है बेटा इसको थोड़ा सा इंक्रीज करो, सही हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि मेरे भी स्क्रीन के ऊपर जो है ना यही क्लास चल रही है बेटा, तो मैं देख पा रहा हूं कि एकदम क्लियरिटी दिख रही है बेटा, है ना। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ले भाई ये क्या आ गया? ये ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया अपने हिस्से में। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मेरे लाडले जवाब देंगे।
थार के, ये धार का मरुस्थल नहीं है बेटा, कैसा मरुस्थल है ये, थार के मरुस्थल की विशेषता नहीं है। यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु बिल्कुल सही है, थार के मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल भाई साहब यहाँ पर रेतीली मिट्टी है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, गलत होगी ये बात। अरे भाई राजस्थान में सदाबहार वन अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो वो एक ही जगह है, और वहां पर पाए जाने वाले वनों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, उपोषण सदाबहार वन। क्या बोलते हैं, उपोषण सदाबहार वन बोलते हैं। और ये उपोषण सदाबहार वनों का राजस्थान के वनों में केवल कितना प्रतिशत है बेटा, 1% है। और ये भी कहां पर पाया जाता है, ये माउंट आबू में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है ये वन, माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में माउंट आबू दिखे तो पहली वरीयता माउंट आबू को देनी है, और वरना सिरोही अगर दिखे तो आपको सिरोही में क्या देनी है, इसकी वरीयता देनी है। अब आप कहोगे सर मजे हो गए, आप तो जो है हमें ये पढ़ाते पढ़ाते कहाँ आगे, मतलब जो है ज्योग्राफी की बातें करने लगे। अरे बेटा चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है ना, सब जानते हैं हम, हमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। देखो इधर आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वन है ये आपको केवल कहां दिखेंगे, केवल कहां दिखेंगे बेटा, आपको माउंट आबू क्षेत्र में दिखेंगे। माउंट आबू क्षेत्र में दिखेंगे कौन से, उपोषण सदाबहार वन। 1% इनकी है। हमारे यहाँ पर हम जो बात करते हैं भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, वो 5 प्रकार का होता है। उनमें से एक प्रकार कौन सा है, उपोषण सदाबहार है। कौन सा बेटा, उपोषण सदाबहार है। इसके अलावा सभी जो वन है वो कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं। लेकिन ये जो आपके सदाबहार वन, उपोषण सदाबहार वन जो माउंट आबू में पाए जा रहे हैं, यहां पर एक वृक्ष पाया जाता है, एक वनस्पति पाई जाती है। उस वनस्पति का भी नाम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, नाम याद रखना, डिक्ली पटेरा। क्या नाम है, डिक्ली पटेरा आबू एंसिस, डिक्ली पटेरा आबू एंसिस। ये भी आपको क्या दिखता है, ये वनस्पति आपको सिर्फ इन्हीं सदाबहार वनों में दिखेगी। इसको कई किताबों में हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अंबर तरी बांस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अंबर तरी बांस। क्या कहते हैं बेटा, अंबर तरी बांस कहते हैं। इन सदाबहार वनों में एक तो डिक्ली पटेरा अम्बू एसिस दिखता है, और एक आपको याद रखना है जामुन वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, जामुन वनस्पति। भाई हेलो सर, मैं पिंकी आपकी पहली क्लास ले रही हूँ आज पहली बार। बहुत बढ़िया बेटा, कह रही है कि मेरी दोस्त ने आपकी क्लास के बारे में बेटा थे। लो भाई, बीच में ज्योग्राफी आ गई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। राजस्थान के बारे में क्या है बेटा, ये कथन गलत हो जाएगा। राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है ना, उसके बारे में क्लियर है क्या, बताओ सभी क्लियर है क्या। पी के बरवाल साहब 0.38 किसको कह रहे हो बेटा, सदाबहार वन आबू में पाए जाते हैं। 0.38 नहीं, 1% मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर है क्या, बताओ यहां तक। उसके बाद में अगला देखो, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं। याद करो बेटा प्रकार्यवाद, याद करो प्रकार्यवाद। मैंने आपको प्रकार्यवाद की बहुत अच्छी सी बातें बताई थी। मैंने कहा था प्रकार्यवाद जो है 1890 में आता है विलियम जेम्स के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, विलियम जेम्स के प्रयासों से आता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना 1890 में विलियम जेम्स ने करी थी। और विलियम जेम्स तो इसके क्या है, इसके आप कह सकते हैं कि मुख्य सूत्रधार हैं। जॉन डीवी भी इसके समर्थक हैं, जेम्स एंजिल भी समर्थक हैं। तो प्यारे साथियों, टिचनर समर्थक नहीं है, क्योंकि टिचनर तो सर संरचनावाद वाले कैटेगरी में आते हैं, ये तो संरचनावादी हैं। टिचनर तो सर चेतना की बात करते हैं, और ये चेतना की केवल संरचना बताते हैं, जबकि प्रकार्यवाद वाले भी चेतना की बात करते हैं, लेकिन ये चेतना के साथ साथ चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता का जिक्र करते हैं। किसका बेटा, कार्यात्मक उपयोगिता का, यानी मस्तिष्क करता क्या है, ये जो है प्रकार्यवाद की विषय वस्तु थी। और इसका समर्थक ये तीनों हैं, कौन नहीं है, ईबी टिचनर। तो अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया भाई, बहुत बढ़िया, सब बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटा, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल बेटा टिचनर सही है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। जेबी वाटसन व्यवहारवादी हैं, याद करो, इनके अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। जेबी वाटसन, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने 1913 में, कब, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना कर ली थी। मैं उन्हीं वाटसन साहब की बात कर रहा हूं। वाटसन साहब मनोविज्ञान का अध्ययन किसको मानते हैं, मानसिक अवस्था को, व्यवहार को, चेतना का, मन का अनुत्तरित। तो याद रखना वाटसन किसका मानते हैं बेटा, व्यवहार का मानते हैं। किसका मानते हैं, व्यवहार का, बिल्कुल बिल्कुल, वाटसन किसका मानते हैं, व्यवहार का। अगला अच्छा प्रश्न आया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने दिया है, आप बताओगे, जल्दी से बताओ भाई, आप बताओगे। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके कमेंट ले रहा हूं, सभी प्यारे विद्यार्थी उत्तर देंगे इसका। ये सब घोटी हुई है चीजें तुमने, अगर अभी भी उत्तर नहीं दे पाओगे ना फिर गलत बात है। देखो बेटा सबके जवाब आ गए,
वेरी गुड, वुडवर्थ ने। चलो मैं अगर तुमसे पूछूं, बताओ वुडवर्थ ने यह परिभाषा कब दी? कमेंट करके बताओ वुडवर्थ ने यह परिभाषा कब दी। इसको अर्थ यात्रा की परिभाषा बोला जाता है। इस परिभाषा को क्या बोला जाता है बेटा? मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की परिभाषा। और ये परिभाषा देने वाले कौन हुए हैं? वुडवर्थ हुए हैं। कौन हुए हैं? वुडवर्थ हुए हैं। और वुडवर्थ ने यह परिभाषा 1945 में दी थी। कब दी थी बेटा? 1945 में। क्लियर है क्या सभी को? बताओ क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखो। मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है, ये बात किसने कही है? स्किनर ने कही है, क्रो एंड क्रो ने कही, स्टीफन ने कही है, पील ने कही है? बताओ किसने कही है बात? किसने कही है? बताओ बताओ किसने कही है? मनोविज्ञान मानव संबंधों का अध्ययन है। अरे स्किनर तो कहते हैं ये अनुभवों का अध्ययन है, मानव व्यवहार व अनुभवों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने दो बातें कही थी, याद करो। मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान है, क्रो एंड क्रो ने कही थी। सीखें क्या और सीखे कैसे का अध्ययन मनोविज्ञान है, ये भी क्रो एंड क्रो ने कही थी। तो याद रखना हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्रो एंड क्रो हो जाएगा। बताओ, आप कहते हो कि सर कथन याद नहीं होते, ये कथन तुम्हारे सामने आया हुआ है और देखो तुमने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया बेटा इसका। बिल्कुल ललिता, सही आंसर सबका। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी कौन सी है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है और आप बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे, बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी से जवाब दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी आंसर सबका सही है बेटा। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की कैसी शाखा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, अप्लाइड साइकोलॉजी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। यह जो कथन है इसको कौन सा संप्रदाय स्वीकार नहीं करता? ज्ञान विद्यमान होता है, विश्वसनीय होता है, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। यानी जो तुम ज्ञान प्राप्त करते हो वो ऑलरेडी विद्यमान है, उसमें विश्वास किया जा सकता है और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस बात को स्वीकार नहीं करता? प्यारे साथियों, अपनी कॉपी में जाके लिख लेना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। संरचनावाद इसको स्वीकार नहीं करता। तो बिल्कुल आप अपने नोट्स में देखो, प्रश्नों के माध्यम से एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी। कई बार चीजें जो है ना बेटा डिटेल में रह जाती है, तो उनको अपने प्रश्नों के माध्यम से क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। बताओ क्लियर है यहां तक? बताओ सभी क्लियर है ना? अगला प्रश्न देखो कि सम्मिलित करना है। याद करो, हमने शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां पढ़ी थी बेटा। उन विधियों में मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि एक ही समूह का भिन्न भिन्न समयों पर अध्ययन करना क्या कहलाता है और अलग अलग समूह का एक समय में अध्ययन करना क्या कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मापन विधि कौन सी है? एक एक बात बताई थी बेटा। याद करो, एक ही समूह का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, 10th के बच्चों का शैक्षिक व्यवहार का मापन करने के लिए उनके अलग अलग समय पर एग्जाम होते हैं, अलग अलग समय पर एग्जाम होते हैं ना, तो वह कौन सी विधि है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं भाई। एक एक चीज बेटा आप देख लो, आपके सामने आपने पढ़ी है, ये बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी लिखो, बहुत बढ़िया। तो एक ही समूह का भिन्न भिन्न समयों पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? याद करो, हमने पढ़ा था कालानुक्रमिक विधि या अनुदैर्ध्य विधि। याद करो मैंने क्या बताई थी? कालानुक्रमिक, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। तो पहले तो देख लो, 4 कहीं आ रहा है क्या? तो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, यानी ये दो तो क्या हो गया एक तरीके से गलत। फिर आ जाओ, अलग अलग समूह का एक समय पर अध्ययन, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड यानी अनुप्रस्थ काट विधि। तो 2 देखो इसके बाद में कहीं आ रहा है क्या? तो साहब 2 इसमें आ रहा है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, कथन सही है, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे। फिर है व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन में सभी तरह की घटनाओं का अध्ययन। याद करो मैंने आपको क्या बताई थी? क्या बताई थी? मैंने कहा था जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि एक ही बात है बेटा। जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि एक ही बात है। तो 3 का 3 आपको याद रखना है। और व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से मापन करने के लिए प्रक्षेप या प्रक्षेपण विधि का काम में लिया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा ए, सही आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न था आपकी स्क्रीन पे, ये अच्छा प्रश्न था भाई, ये 1 करोड़ वाला प्रश्न था। ठीक है, फिर देखो, निम्न में से मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है? बताओ, मनोविज्ञान का लक्ष्य बताओ। क्या ये मापन और वर्णन करता है क्या?
व्यवहार का मापन और वर्णन करता है क्या? क्या ये व्यवहार का पूर्व कथन और व्यवहार को नियंत्रित करता है क्या? क्या ये व्यवहार की व्याख्या करता है, या ये सारे काम करता है? ये मापन भी करता है, वर्णन भी करता है, पूर्व कथन भी करता है, नियंत्रण भी करता है और व्याख्या भी करता है। तो बताओ मनोविज्ञान का लक्ष्य बताओ भाई। बहुत बढ़िया, मनोविज्ञान का लक्ष्य बताओ सभी। मनोविज्ञान का लक्ष्य बताओ कि मनोविज्ञान क्या करता है। बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करेंगे। जितने भी लाडले आज की क्लास को देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद हम हमारी रूटीन क्लास भी प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल रूटीन क्लास हमारी प्रारंभ हो जाएगी इसके बाद, ठीक है ना। एक दो प्रश्न और हैं बेटा, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल बेटा सभी का सही है, जिन्होंने भी डी आंसर कहा बिल्कुल सही है बेटा। मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार को मापना होता है, व्यवहार का वर्णन करना होता है, व्यवहार का पूर्व कथन करना होता है, व्यवहार को कंट्रोल करना होता है और व्यवहार की व्याख्या करना होता है। ये सारे मनोविज्ञान के क्या है बेटा, लक्ष्य हैं। तो इनको अच्छे से मेंशन कर लेना आप, ठीक है। अगला देखो, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। मैंने आपको ये लिखवाया है बाकायदा, खुद मैंने अपने मार्कर से यहाँ बोर्ड पे लिखा था और तुमने छापा है, मुझे पता है। बदमाश बच्चों, तुम बताओ किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए? बाह्य या प्रेक्षण योग्य व्यवहार का, आंतरिक व बाह्य व्यवहार का, आंतरिक व्यवहार का, नैतिक व्यवहार का और अनुत्रित व्यवहार का? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ललिता जी कह रहे हैं सर आप बहुत ही शानदार पढ़ाते हो, मुझे भी ऐसे ही पढ़ाना है बच्चों को। पढ़ाओगे बेटा, निश्चित तौर पे पढ़ाओगे आप, बहुत अच्छे से पढ़ाओगे। बाह्य प्रेक्षण योग्य व्यवहार का या आंतरिक व बाह्य व्यवहार का? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, याद रखना बाह्य प्रेक्षण योग्य व्यवहार का। याद करो हमने क्या कहा था, वाटसन कहता है कि व्यवहार वही है जो दर्शनीय है, आंतरिक व्यवहार दिखता नहीं है। ये कथन आपको गलत लगेगा, ये ध्यान रखना, गलत है ये। वाटसन क्या कहते हैं, व्यवहार वही है जो दर्शनीय है, परिवर्तनीय है, व्यवहार को मापा जा सकता है, व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल बेटा, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए कि सुमेलित करना है मनोविज्ञान के स्कूल यानी संप्रदाय, और एक तरफ है मनोवैज्ञानिकों के नाम। याद करो, मनोविश्लेषण तो सभी जानते हैं सर, ये तो सिगमंड फ्राइड ने बताया। व्यवहारवाद की बात करें तो सीएल हल व्यवहारवादी हैं, गेस्टाल्ट मैक्स वर्दिमर हैं, और निर्मितवाद का जनक किसको कहा जाता है, लेव वाइगोट्स्की को कहा जाता है। तो एक का तीन कहीं देखो, एक का तीन, इसका मतलब सर ये दोनों में सही आ रहा है, इन दोनों में सही आ रहा है। तो दो का एक देखो भाई, दो का एक, तो सर इसका मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। तीन का देखो, तीन का चार आ रहा है क्या? बिल्कुल तीन का चार आ रहा है। और चार का एक आ रहा है क्या? बिल्कुल चार का, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अच्छे से देखना बेटा, एक बार इसको अच्छे से देखो, या तो ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है मुझे। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, ठीक है। व्यवहारवाद सीएल हल, गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दिमर, और निर्मितवाद जो है वो लेव वाइगोट्स्की। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, जैसे एक का तीन, तो एक का तीन तो दोनों में है, ठीक है साहब। व्यवहारवाद का एक, व्यवहारवाद का एक इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। और फिर है गेस्टाल्टवाद, तो गेस्टाल्टवाद कौन, तीन का क्या हो जाएगा, चार। तो तीन का चार कहीं है क्या? हाँ ये वाला है, तीन का चार, ठीक है, तीन का चार हो जाएगा। उसके बाद में चार का एक। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये चीज जो है थोड़ी सी गलत कर दी इन्होंने टाइपिंग में। व्यवहारवाद तो सीएल हल हो गया, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद हो गया आपका सिगमंड फ्राइड, तीन सही है, ठीक है। व्यवहारवाद में आपका सीएल हल एक आंसर हो जाएगा, दो का वहां पर भी सही है। तीन का आंसर हो जाएगा चार, ये भी सही है। और चार का आंसर दो, अच्छा हाँ ठीक है भाई, ये भी सही है, सी आंसर आपका सही है बेटा, है ना। मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है बेटा, है ना। नहीं नहीं बेटा सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, सी सही है बेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो, किताबों का प्रश्न है बेटा, पुस्तकों का प्रश्न मैंने आपको बताई है। एमाइल नामक पुस्तक किसकी है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? एम्पिरिसिज्म किसकी है? और एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी तो आपको याद होनी चाहिए, थॉर्नडाइक की है। किसकी है? E.L. थॉर्नडाइक की है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की है। बिल्कुल बेटा, कमेंट करो भाई, सही है सर। आप कंफ्यूज हो गए, हाँ बेटा मैं वो रोमन संख्या में कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल
ठीक है ना। एम्पिरिसिज्म जो है ना बेटा, ये याद रखना, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुभववाद। क्या बोलते हैं बेटा? अनुभववाद। तो याद करो, जब जब अनुभववाद की बात आती है ना, तब 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 जॉन लोक का जिक्र आता है, क्योंकि जॉन लोक ही तो हैं जिन्होंने साहचर्यवाद की स्थापना करी थी। साहचर्यवाद याद करो, अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, है ना, एम्पिरिसिज्म कहलाता है। तो इसके समर्थक कौन हो गए? तो जॉन लोक हो गए। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, विलियम मैकडूगल ने लिखी है, जिसमें चेतना शब्द की बुराई करी थी, आलोचना करी थी। तो एमाइल पुस्तक किसकी होगी? रूसो की। तो आप देखो, जैसे एक का तो एक ढूंढो कहीं पर, तो एक तो ये सही है और एक ये सही है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी यानी तीन देखो, एक के बाद तीन आ रहा है कि कहीं ये आ रहा है कि साहब ये सही है। आ जाओ बाकी और चेक कर लेते हैं। एम्पिरिसिज्म में देखो आप दो देखो, बिल्कुल सर दो आ रहा है। एजुकेशन साइकोलॉजी में आप चार देखो, चार आ रहा है। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। तो ये बात है भाई। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा नानक क्लासेज का जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स भी हमने क्या है लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल प्यारे साथियों, मनोविज्ञान ही नहीं बाकी सभी विषयों का हमने जो है वो हमारा आप सिलेबस जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है लॉन्च कर दिया है। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके हमारे कोर्स को भी जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, सेकंड ग्रेड शिक्षक को लेकर जो अभी आपकी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो है वो प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। और आज जो अपन पढ़े हैं वो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है 0। कैसे सुधार करना है और आगे वाले टेस्ट में वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। कथन एक, पहला क्वेश्चन हमारे सामने भूगोल का आया है कि अरावली के पूर्वी डालों पर पश्चिमी डालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन है। बिल्कुल सघन है। पूर्वी डालों में आपको वनस्पति जो है वो अधिक सघन मिलेगी तथा ऊंची मिलेगी। ऊंचाई पर जो भाग है, ऊंची जो वनस्पति है वो देखने को मिलेगी। पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है अरावली के पूर्वी ढाल अत्यधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। एकदम सही बात है, तभी तो यहाँ पर जो है वो सघन वनस्पति, अधिक वनस्पति देखने को मिलती है। राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है उदयपुर जिले में। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर्वाधिक सघन वन कहाँ देखने को मिलते हैं तो करना उदयपुर। तथा पश्चिमी डालों की अपेक्षा तीक्ष्ण भावयुक्त उच्चतर है। बिल्कुल ये बात भी सही है, यानी अ तथा ब दोनों सही है, किंतु ब अ की आंशिक व्याख्या करता है। ए नंबर में उत्तर मिल गया है, इसका नंबर ए अपना जो वो राइट हो जाएगा। चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं इसकी। निम्न में से वे मानसूनी पवनें हैं जो ऋतुओं में और परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती है। सही दिया उत्तर में मानसूनी पवनें। मानसूनी जैसे जैसे मानसून बदलेगा, कभी गर्मी का मानसून आएगा तो हवा चेंज हो जाएगी, सर्दी का जो मानसून आएगा तो हवा जो है वो चेंज हो जाएगी। गर्मी के मानसून में हवा जल से थल की ओर रहती है, जल से थल की ओर हवा रहती है। सर्दी के मानसून में हवा थल से जल की ओर रहती है। क्योंकि आपको एक नियम पता है ना, हवा कैसे चलती है। हवाएं जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। हवाएं जो है वह उच्च वायु दाब से उच्च वायु दाब से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं? निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है और याद रख लेना। और देखो, जहां पर तापमान अधिक होगा, जहां का टेम्परेचर अधिक होगा, वहां का प्रेशर वायु दाब जो है वो क्या मिलेगा? कम। और जहां का तापमान कम होगा वहां का वायु दाब अधिक होगा। यानी तापमान और वायु दाब एक दूसरे के विपरीत हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक हवाएं जो है ये जो पवनें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी कहाँ कहाँ? चिनूक स्थानीय पवनें हैं। चिनूक हवा संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो चिनूक हवा है ये ठंडी शुष्क हवा है, ठीक है। शिराको की बात करें तो चिली के पास चलती हैं। बिल्कुल सही है। ब्लिजर्ड ये एक ठंडी हवा है जो चिली के पास नहीं चलती हैं। ये आपको उत्तरी अमेरिका से ऊपर की ओर, ये जो उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, यहां से इस प्रकार आती हैं ये हवाएं, वो है ब्लिजर्ड हवाएं। और ये ग्रीनलैंड हो गया, इसके पास भी ये हवाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट। नॉर्वेस्ट बिल्कुल भारत में असम, उड़ीसा के पश्चिम बंगाल ये बेल्ट ना, यहाँ पर नॉर्वेस्ट ने बोलते हैं बोडोई चिल्ला, ये यहाँ प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं आम्र। दक्षिण भारत में कौन सी वर्षा होती है? आम्र वर्षा। सर्दियों की बारिश है,
गर्मियों की बारिश है भाई, ये आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए निम्न कथन पर विचार कीजिए। अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो है निम्न कथन पे विचार करके बताना है अपने को। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर एवं बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ के दक्षिण क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल सही, छप्पन का मैदान कहा जाता है। और ये छप्पन का मैदान बनाने वाली जो नदी है, इसका नाम याद कर लेना। कौन सी नदी है भाई? माही। माही नदी द्वारा ये मैदान बनाया जाता है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। गलत। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घगर का मैदान कहा जाता है। सही। कै और गै ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दिए गए हैं, यानी राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए, अब व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? यहां पर बात आई है किसकी भाई? व्यापारिक पवनें की। व्यापारिक पवनें किस प्रकार से चलती हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। देखिएगा, ये इस प्रकार से अपना ग्लोब हो गया, और ग्लोब में आप ये 7 पेटियां देखने को मिलेंगी। में इस बेल्ट के अंदर, ये यहां पर जो आपको बेल्ट मिल रहा है, इसके अंदर मिलेंगी व्यापारिक पवनें, इसके आसपास चलेंगे। और चलती कैसे हैं वो अभी अपने बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर जो पवनें देखने को मिलेंगी, पहले बताओ ये जो पेटी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है भूमध्य। अब यहाँ का ताप अधिक होता है तो न्यून वायुदाब पेटी बनेगी। न्यून वायुदाब पेटी। ठीक है, अब एक पेटी जो है वो यहां बनेगी के ऊपर। क्लियर? यहां। और एक पेटी जो है वो यहां बनेगी। ये हो गई एक, ये पेटी। सर इस पेटी का नाम क्या है? इसका नाम है कुपोषण, उच्च वायुदाब पेटी। नीचे वाली का नाम है उपोषण, न्यून वायुदाब पेटी। क्लियर? चलिए, अब इसके बीच में जो पवनें चलेंगी वो होंगी व्यापारिक। याद रखना, ऊपर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलेगी। ऊपर से जो हवाओं की दिशा होगी वो दाईं ओर होगी। तो इस प्रकार ये इधर का इसका दायां ओर बनेगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो ऐसे खड़ा है। ये जो व्यक्ति है, मान लो कोई ऐसे खड़ा है, ठीक है, इस व्यक्ति का मुख है केंद्र की तरफ, यानी यहां पर मान लेते हैं केंद्र है। तो उत्तरी गोलार्ध में फिरल ने क्या बोला था? ये कोरियोलिस बल वाला नियम काम करेगा। ऊपर हवा दाईं ओर और नीचे जो है वो हवा बाईं ओर। तो ऊपर से दायां ओर देखूंगा तो मैं मान लो ऐसे मुंह करके खड़ा हूं, नीचे की ओर चल रहा हूं, तो मेरा दायां कहाँ होगा? इधर वाला। तो हवाएं इस ओर चलेंगी, यानी ऊपर की ओर खड़ा है तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। इधर की सामने की तरफ मुंह करके खड़ा है तो हवाएं इस दिशा में चलेंगी। ठीक है, और अगर बात करें नीचे बाईं ओर चलती है तो मेरा ऐसा चेहरा है सामने, ऐसा हूं, तो मेरा बायां कहाँ होगा? ये वाला। तो हवाएं जो है वो यहाँ बाईं ओर चलेंगी। और ये जो पवनें कहलाती है वो कौन सी है? व्यापारिक। ये इसके आसपास जो पवनें चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यापारिक। तो व्यापारिक पवनें कहाँ से उठी है? उपोषण। उपोषण उच्च वायु दाब से न्यून। तो उपोषण उच्च वायु दाब से उठी है, क्योंकि इसने ये पूछा कहाँ चलती हैं, तो उठी तो यहीं से चली है। चली कहाँ से? यहीं से चली है। और चलकर जाती कहाँ है? तो विषुवती है या भूमध्य न्यून वायुदाब पेटी की तरफ जाती है। तो व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? यहीं जो है वो आपको देखने को मिलेगी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से वो देखने को मिलेगी, यहाँ से चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील जो रेत के टीले होते हैं उसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है धरियन। धरियन जो आपको रेत के टीले मिलेंगे सामान्यतः वो जैसलमेर जिले के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसलमेर जिले में। अब अपन बात करते हैं, ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल को दो भाग में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो मरुस्थल को दो भाग में जो है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इसको कितने भाग में बांट जाती है? दो भाग में। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दो भाग में बांट जाती है। एक का नाम और इधर हो गया दूसरे का नाम। एक का नाम हो गया शुष्क प्रदेश, एक का नाम हो गया शुष्क, और एक का नाम जो है वो क्या हो गया? अर्ध शुष्क प्रदेश। अब ये जो इलाका मिलेगा ना, यहां पर भी आपको दो क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। एक बालू का स्तूप युक्त, बालू का
स्तूप युक्त, और एक मिल जाएगा बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक युक्त मिलेगा तो दूसरा क्या मिलेगा, मुक्त। एक युक्त मिलेगा तो दूसरा क्या मिलेगा, मुक्त मिलेगा। अच्छा, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल कितना है, लगभग 58.50%। और मुक्त की बात करेंगे तो 41.50%। इसका मतलब ये है कि मुक्त कम है। मुक्त का मतलब होता है ये पथरीला इलाका है, ये जो है यहाँ पत्थर जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये जो है वो रेत का इलाका है। युक्त का मतलब यहाँ रेत ज्यादा पाई जाती है, यहाँ ये जो है पथरीला इलाका देखने को मिलेगा, जिसे भूगोल की भाषा में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हममादा। संपूर्ण पथरीला जो मरुस्थल में क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, हममादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हममादा। चलिए नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी मैदान। देखो, पूर्वी जो मैदान है वो नदियों से निर्मित बेल्ट है, इसका जो निर्माण हुआ है वो नदियों से हुआ है। ये नदियों से निर्मित क्या है, क्षेत्र है। नदियों से निर्मित क्षेत्र है, और इसमें जो नदियां आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदी है वो होगी बाणगंगा। और बाणगंगा नदी के बाद आप याद करोगे बनास नदी। कौन सी नदी, बनास। तो याद करो, बाणगंगा, बनास, चंबल। बाणगंगा, बनास, चंबल, और लास्ट नदी याद करना माही। बाणगंगा, बनास, चंबल, और ये चौथी नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी, माही नदी। तो ये बात याद करना। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो देखो, उस पठार की अगर अपन बात करेंगे तो वो पठार आपको देखने को मिलेगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कैसा भाई, ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। मेसा का पठार अगर देखोगे तो वो आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। बोराट के पठार की बात करें तो गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार फैला है उस पठार का नाम है बोराट का पठार। बोराट का पठार जो है वो 2225 मीटर ऊंचा है। जबकि बात करें उड़िया के पठार की तो ये 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, उड़िया का पठार। और ये कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है वो आपको ये पठार देखने को मिलेगा। चलिए, हाँ भाई, समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स में ये पढ़ा था कि अरावली की चोटियों को याद करने की प्यारी सी ट्रिक कर रख लेना, इसमें लगभग % सही हो जाएंगे। गुरु से दिल लगाकर, दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, जरा आशा रखो तारा। अब वैसे ये ट्रिक से है ना, आपके लगभग % ये सही हो जाते हैं, क्रम वाले आते हैं। लेकिन इस ट्रिक से चोटियों का क्रम तो नहीं आता, लेकिन लगभग % सही हो जाते हैं जरूर। तो अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है ना। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। अरे भाई, इसको पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा उधर लिख लेते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली का गुरु शिखर। फिर याद रखोगे शेर, दिलवाड़ा। गुरुजी ये तो ऑप्शन में नहीं है, छोड़ो फिर इसको, लगाकर साइलेंट है। जरा से याद करो जरगा, जरगा है क्या, बिल्कुल ये रही, ये रही। ये तो वैसे ही बाहर निकल गए, ठीक है। यानी जरगा है, यहाँ है। जरा आशा, ऐसे याद रखना अचलगढ़। 2 नंबर अचलगढ़ देखो कहाँ पर है, गुरुजी ए नंबर ऑप्शन में है। राइट उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। रे से आपको याद रखना है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और ख से याद रखना है खो, और तारा से तारागढ़। लेकिन इसके बीच में एक चोटी और आती है जिसका नाम है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है। तो ये रियाचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक है। वैसे इस ट्रिक से हमारे लगभग % जो है वो सही हो जाते हैं। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, ऐसे याद रखना अचलगढ़, और
और फिर इसके बाद कुंभलगढ़ आती है वैसे, लेकिन ऑप्शन में हो जाता फिर भी सही। रे से नगुरातगढ़, खो से खो और तारा से तारागढ़। क्लियर, ये बात समझ में आ जाएगी। अरे रेजा को ध्यान में, चलो फिर आ गया। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच या उच्चावल प्रदेशों का हिस्सा है? यानी राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी बृहद मैदान, बिल्कुल इसका तो हिस्सा है, क्योंकि देखो चंबल नदी जो है वो मिलती है उत्तर के विशाल मैदान में, और राजस्थान में जो चंबल की सहायक नदियां वो जल लेकर जाती हैं, तो उसका हिस्सा तो है ही है ना। और जैसे पूर्वी मैदान की बात करें तो आप ये पढ़ते हो, पूर्वी मैदान जो है वो गंगा व यमुना मैदान का हिस्सा है। तो गंगा यमुना मैदान मतलब उत्तर का विशाल मैदान। अब बात करें प्रायद्वीप पठार की, ये बात भी यहाँ सही है, बाकी मुझे तटीय मैदान का तो नहीं है, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं भाई, ये भी नहीं है। प्रायद्वीप उत्तर हिमालय का तो हिस्सा ही नहीं है राजस्थान में। अब देखो प्रायद्वीप कैसे, आपने प्रायद्वीप में एक पठार पढ़ा होगा, मालवा का पठार पढ़ा है क्या? मालवा का पठार आपको पता हो तो मालवा का पठार जो है वो कुछ हाड़ौती में फैला है, कुछ कहाँ फैला है? हाड़ौती प्रदेश में। तो ये तो राजस्थान में हिस्सा हो गया इसका। उत्तर की मैदान की बात करेंगे, उत्तरी मैदान की, तो ये जो अपना राजस्थान का पूर्वी मैदान वाला बेल्ट ना, वो इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये प्रूफ बता दिया है कि इन उच्चावच प्रदेशों का ये क्या हिस्सा है। उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच का मतलब होता है कि स्थलाकृतियां जो बनी होती है ना, कोई ऐसे है, कोई स्पाट है, कोई किस प्रकार से, उसे क्या बोलते हैं? उसी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को, कहाँ पर ऊंचाई है कहाँ पर नीचाई है, उसी भाग को क्या बोलते हैं? उच्चावच। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 ठीक है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का विस्तरीय भाग है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अरावली एवं बलित पर्वत श्रेणी है, गलत बताना है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी का निर्मित मैदान है। देखो अरावली अवशिष्ट भी है, बलित भी है। ठीक है, अवशिष्ट तो यानी बचा हुई रहेगी है वर्तमान में अरावली। अगर ये पूछे ना अरावली वर्तमान में अरावली की स्थिति कैसी है, तो बोल देना आप अरावली जो है वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गई है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है ना, वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गलत पूछा है यहाँ। कैसे? क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तर पूर्वी मैदान गंगा सिंधु का, लेकिन पूर्णतः सिंधु नदी का नहीं है। और बाकी हमारे राजस्थान की बात हो रही है यहाँ, तो राजस्थान में तो सिंधु नदी का हिस्सा ही नहीं है। गंगा बोल दे तो भी मान लेते, यमुना बोले तो भी मान लेते। तो यहाँ पर थोड़ी ट्यूनिंग जो है वो चेंज हो गई इसकी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गलत बताना है हमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ठीक है, रोजा भाकर की ऊंचाई 730 है, लो भाई मिला दो। अब डी का एक, डी का एक, दे का एक, ये यही मिल रहा है और कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा। बाकी अगर बात करें सापरा की, सापरा की यहाँ दे रखी है 4, 900। सापरा की कितनी दे रखी है? 900, ये हो गई 900। ठीक है, उसके बाद बात करें बे का 3, ये लो, और बावाई का 780। तो एक आधी पहाड़ियों को बतो ये उत्तर आराम से आ जाता है। रोजा भाकर 730 पता था तो रोजा भाकर को मिला दिया। बावाई 780 है, तारागढ़ 873 है, सापरा 900 समथिंग है ना, लगभग 900। कई कई जगह तारागढ़ की आपको 850 भी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा माइंड पे मत लीजिएगा, अलग अलग मिल जाती हैं किताबों में। ठीक है, यहाँ ये दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ओके, तो नेक्स्ट इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए, तो पाटरा मोस्ट इंपोर्टेंट, तो पाटरा आ जाए या प्रश्न आ जाए सोपाटरा कहाँ है, या कभी प्रश्न पूछ लिया आपसे सिवाड़ कहाँ है, ये दोनों के दोनों जो है ना वो याद कर लेना, भूल मत जाना। सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। तो पाटरा की जो पहाड़ी है वो कहाँ देखने को मिलती है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टान सतह पर अनावृत है? चट्टान वाला जो भाग है बनास वाला नहीं है, शेखावाटी प्रदेश भी नहीं है, नागौरी उच्च भूमि भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, पढ़ा था ना अभी, बालू का स्तूप मुक्त, ये पथरीला इलाका है जिसे हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमादा, हमादा कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। अब अपन नेक्स्ट पर्सन की यदि बात करें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव है। हाँ भाई, वर्षा तो कम ही है। कि देखो अगर प्रश्न पूछे न्यूनतम वर्षा वाला जिला, न्यूनतम वर्षा जो है वो जैसलमेर में होती है। न्यूनतम वर्षा आपको कहाँ देखने को मिलेगी?
वो जिला है जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में, ठीक है। और जैसलमेर में 2015 में युद्ध संग्रहालय खुला था। तो पूछे युद्ध संग्रहालय कहाँ है? युद्ध संग्रहालय भी कहाँ बताओगे? जैसलमेर। मांड गायन शैली, मांड गायन शैली भी किस जिले में प्रसिद्ध है? मांड क्षेत्र भी कौन सा एरिया हो गया? तो ये जैसलमेर, आप उत्तर करोगे, ठीक है ना। और सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वो जिला हो गया झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वो जिला कौन सा हो गया? झालावाड़। इसे बोलते हैं राजस्थान का चेरापूंजी। राजस्थान का क्या बोलते हैं? चेरापूंजी। राजस्थान का चेरापूंजी बोलते हैं झालावाड़ को, ठीक है ना। ऑप्शन ए नंबर सही हो गया। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहते हैं, बिल्कुल। राजस्थान के रेगिस्तान को थार मरुस्थल बोलते हैं, ऊपर वाला भी सही है। गए। थार का मरुस्थल राजस्थान में बीकानेर जिले से अजमेर कोटा तक जिले तक विस्तृत है। ना भाई, गलत बात, ठीक है। ये अजमेर तक तो करता है, अजमेर में तो फिर अरावली शुरू हो जाती है ना, कोटा में हाड़ौती प्रदेश। तो ये तो गलत हो गया, यानी इसका राइट उत्तर होगा एक और दो, क और ख। बी नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम सही राइट उत्तर इसका होगा। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, बिल्कुल ये बात सही है। तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है, इसका कारण भी सही है। कथन सही है और कारण भी सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो बेल्ट है ना, यहां पर मैदान खुले देखने को मिलेंगे। अब अपना ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान हो गया, और राजस्थान के अंदर ये जो आपको देखने को मिलेगा ना मरुस्थलीय इलाका, ये वाला, यहां पर आपको पेड़ पौधे कम मिलेंगे। वनस्पति जो है, वनस्पति वो क्या देखने को मिलेगी? कम। अब वनस्पति एक महत्वपूर्ण हवाओं के अंदर जो भूमिका रखती है, अब सोच के देखो, एक ये इलाका है जहां पर पेड़ है काफी, उदयपुर जिला मान लो, एक ये इलाका हो गया। एक इलाका है जहां पेड़ है नहीं। अब सोचो यहाँ हवा चलेगी, क्या चलेगी? हवा चलेगी। तो हवा इन पेड़ों के अंदर लग लग कर धीरे हो जाएगी, और यहाँ खुला मैदान है तो हवा पूरे भरपूर मात्रा में अच्छी तरह से चलेगी। तो इसीलिए जो है वो तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान बदलते हैं। ये बात एकदम सही लिखी है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मरुस्थल निर्माण के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हवा चलती है वो भी एक मरुस्थल निर्माण के अंदर उत्तरदायी कारक बनती है, वनस्पति कारक भी है। जहाँ पेड़ पौधे कम होंगे वहां हवाएं तेज गति से चलेंगी, जिस कारण जो है मरुस्थल का निर्माण होगा और मिट्टी की मौत हो जाएगी। जुरासिक युग की चट्टान राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? देखो, जुरासिक यानी डायनासोर, डायनासोर यानी जीवाश्म। जीवाश्म उद्यान की अगर बात करें कहाँ पर है? जीवाश्म उद्यान जो है वो आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। जीवाश्म उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ जीवाश्म की क्या मिली है? अवशेष मिली है। और अवशेष में क्या मिलती है? जीवाश्म की लकड़ी। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर एक उद्यान फैला है, एक वो अभ्यारण्य फैला है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। वहां पर आपको एक पार्क मिलेगा, अक्कलवुड फॉल्सिस पार्क। वहां जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जो है वो जीवाश्म के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। जुरासिक युग की चट्टानें हैं, जीवाश्म की जो है लकड़ी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है। अच्छा, चिनूक मैंने कहा था गर्म है या ठंडी? गर्म। गर्म है तो याद रखना शुष्क। अच्छा, शुष्क भी शीत ठंडी वाली नहीं, उष्ण एवं शुष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उष्ण व शुष्क जो है वो चिनूक आपको यहाँ पर स्थानीय पवन देखने को मिलेगी। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है? अभी व्यापारिक पवनें बनाई थी हमने, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलाई थी वो अपनों ने, व्यापारिक तो इसके आसपास ही चलती है ना ऐसे, हाँ गुरुजी ये आसपास ही चलती हैं, बस यही तो है व्यापारिक पवनें बेल्ट के ऊपर, बस यही है व्यापारिक पवनें। 10 डिग्री अक्षांश के मसई 15 मान लो इसके आसपास चलती हैं। तो दाई दक्षिणी गोलार्ध में पूछा ना, दक्षिणी गोलार्ध में, तो देखो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ऐसे बनेगी, ये देखो, ये उत्तर होगी, ये दक्षिण होगी, ये पश्चिम हो गई, ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व। तो इनकी दिशा ये क्या है? दक्षिण पूर्व से
उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, ओके चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह कम दिशा वामावर्त होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में के प्रति चक्रवात में पवन प्रगट क्रम दिशा दक्षिणावर्त होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल, ठीक है यहाँ बल है, बल में समांतर दिशा में कार्यरत है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समांतर होता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समांतर तो नहीं होता। इसमें राइट उत्तर बताओ। सत्य कथन, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात पवन प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध के प्रति चक्रवात में पवन प्रगट क्रम दिशा दक्षिणावर्त होती है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल में समांतर दिशा में कार्य करती है, ये तो गलत हो गया। दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समांतर होता है, ये भी गलत हो गया। ए और बी में से देखो, सत्य कथन बताना है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वामावर्त होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध के अंदर देखें तो आपको क्या मिलती है? वामावर्त मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे। अवरोही पवने प्रवाहित होते हैं घाटी से पर्वत की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ, समुद्र के स्थल की तरफ या स्थल से समुद्र की तरफ। अवरोही, देखो एक बात याद रखना, एक तो होता है आरोही, आरोहण, वायु का आरोहण, वायु का आरोहण, आरोहण, और एक होता है वायु का अवरोहण। एक होता है वायु का अभिसरण, एक होता है वायु का अपसरण। ठीक है, देखो वायु का आरोहण, देखो आरोहण के अंदर क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है आरोही और अवरोही। यहां पूछा है आरोहण, आरोही मतलब नाम छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर, ये इस प्रकार से क्रम होता है, उसे बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है? हवाएं ऐसे ऊपर उठती है, फिर इस प्रकार से हवाएं फैलती है और एक दूसरे के विपरीत चलेगी तो बताऊंगा क्या होता है। फिर हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं, फिर वापस एक दूसरे के सामने आती है। तो इस प्रकार से एक कोशिका बनती है, जिसे फेरल कोशिका बोलते हैं। अलग अलग पढ़ते हैं, ध्रुवीय कोशिका होती है ना। तो हवा कैसे उठी? ऐसे, ऐसे उठेगी ऊपर की ओर, ऐसे हवा उठेगी भाप बनकर, तो उसे क्या बोलेंगे? आरोहण। जब हवाएं ऊपर की ओर इस प्रकार से उठेंगी तो उन्हें क्या बोलेंगे? आरोहण। और जब अवरोहण होगा तो उसमें हवाएं नीचे की ओर गिरेंगी। हवा जब नीचे की ओर गिरेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? अवरोहण। अभिसरण का मतलब होता है हवा जो है वो आमने सामने जब आकर टकराती है उसे बोलते हैं कि यहाँ वायु का क्या हुआ है? अभिसरण। जहां पर हवाएं टकराए, जहां पर हवाएं टकराएं उसे क्या बोलते हैं? अभिसरण। अपसरण का मतलब हवाएं जो है वो एक दूसरे के विपरीत चलेंगी। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो एक दूसरे क्या चलेंगी? विपरीत चलेंगी, उसे बोलते हैं वायु का अपसरण। तो याद रखना, यहाँ पूछा है अवरोहण। अवरोहण के अंदर यानी नीचे बनी होती है घाटियां और ऊपर बने होते हैं पर्वत। तो इसके अंदर जो हवा है वो घाटी से पर्वत की तरफ चलेगी, घाटी से पर्वत की तरफ जो चलेगी उसे बोलते हैं अवरोही पवनें प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है ना। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। कौन सा बताना है? सही बताना है। गलत हो गया ये तो। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशा में होती है, ये बात ऑप्शन नंबर सी की एकदम सही है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवात में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई, केवल, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में देखने को मिलती है, यानी सुई की दिशा में मिलेगी और इसकी विपरीत दिशा में भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब सुमेलित वाले बात करें तो देखो, सुमेलित करना है कथन एक को कथन सूची 1 को सूची 2 से। एक बात याद रखना,
लू आपने सब सुना हुआ, गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? गर्म जो हवाएं हैं राजस्थान में चलती हैं उसे लू बोलते हैं। तो राजस्थान मतलब उत्तरी भारत के मैदान में लू चलेंगी। हरमटन की बात करें तो इसे डॉक्टर हवा भी बोलते हैं, ये आपको मिलेंगी पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। 3 का डी में, 3 का डी यहाँ है और तो कहीं है ही नहीं, उत्तर तो सीधे ही मिल गया। 4 का ए बिल्कुल ये मिल गया। अच्छा, 1 का बी कमीशन मिस्र में होगी, ये जो है बॉय ये एंड्रियाटिक सागर के पास होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरे भाई ये प्रश्न जो होते हैं ना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो करने ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि इसमें एक दो पता होना चाहिए, पूरा का पूरा उत्तर सेट हो जाता है। ठीक है ना। इस रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को हरमटन, मैंने कहा था ना डॉक्टर हवा, हरमटन की हवा ये चलती है सहारा, अफ्रीका के अंदर जो सहारा रेगिस्तान है ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, जैसे ये रहा, ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ इस इलाके में ये हवाएं चलती है हरमटन की। ठीक है, इस इलाके में यहाँ पर जो हवा मिलती है उसे डॉक्टर हवा और हरमटन की हवा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से जो मिलाना है। रघुनाथगढ़ पर्वत तो है शिखर, भानगढ़ है अलवर, भानगढ़ कहाँ है? अलवर। तो सी का कर दो डी, सी का कर दो डी, ये लो भाई, उत्तर सीधा का सीधा मिल रहा है, एक दो पता हो तो ही। ठीक है, और जालोर झाड़ोल पर्वत, जाडोल में हो गया, जयपुर में हो गया, बड़वाड़ा, बड़वाड़ा की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। एक बात याद रखना, अडावल पर्वत कहाँ है? अडावल ऊंचो ही यो लिया, अडावल पर्वत है बूंदी में। अडावल पर्वत जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? बूंदी में। बूंदी में अरावली पर्वत को भी अडावली कहते हैं। याद रखना, अडावल पर्वत कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। इस वायुदा पेटी से शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कटिबंध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये देखो, सी और डी दोनों एक जैसे हैं, इस ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ आपको नया ऑप्शन दे रहा हूँ, भूमध्य या विषुवत न्यून वायुदा पेटी। या भूमध्य रेखीय न्यून वायुदा पेटी, बताओ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही। क्योंकि देखो, विषुवतीय न्यून वायुदा पेटी, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो मंद गति से चलती हैं, इसलिए यहाँ जो क्षेत्र है वो क्या रहता है? शांत रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं शांत पेटी या डोल्ड्रम कटिबंध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी विषुवत न्यून वायुदा पेटी वाला जो क्षेत्र है वो शांत पेटी या डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। निम्न में से इसे गरजती चालीसा कहते हैं। देखो, दक्षिणी जो गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ जल की मात्रा ज्यादा है। यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में जल ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो आप ये बोलना दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा जो है वो अधिक है। लगभग 81% यहाँ जल की मात्रा आपको देखने को मिलेगी टोटल 100 में से। तो अब यहाँ पर जैसे द्वीप वगैरह है नहीं, देखो एक तो उत्तरी द्वीप हो गया, जो यहाँ पर द्वीप वगैरह है, तो यहाँ पर हवाएं जो चलेंगी तो उनमें अवरोध का काम करेंगे द्वीप, तो हवाएं क्या हो जाएंगी? धीमी हो जाएंगी। अब दक्षिणी गोलार्ध में जल है और जल के अंदर ना तो कोई वनस्पति उगती है ना कुछ और है, तो जल में जो अपने को खुला एरिया मिलता है, तो यहाँ पर हवाएं तेज गति से चलती हैं। ठीक है, तो याद रखना, गरजती चालीसा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखना, गरजती 40 50 प्रचंड हवाएं सारी दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को बोलते हैं गरजती चालीसा। क्लियर, ओके, दक्षिणी गोलार्ध में ये बात याद कर लेना। निम्न में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है? अत्यंत शांत मैंने कहा था शांत पेटी, है ना। तो ये जो है ना भूमध्य रेखा के, ये 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर मान लो, ठीक है, 10 डिग्री साउथ नीचे मान लो। यहाँ उत्तरी और दक्षिण वाला एरिया 10-10 डिग्री, बस यहाँ ये बेल्ट, यहाँ मंद पवनें चलती है, तो शांत पेटी यही हो गया। व्यापारिक पवनें क्यों बोलते हैं? तो बताते हैं कि प्राचीन समय में व्यापारियों को यहाँ पर जहाज इधर उधर ले जाने में दिक्कत हुआ करती थी, पवनें मंद होती थी, जिस कारण जो है वो हवा जहाज जो है अटक जाती थी। कई बार जो है वो घोड़े वगैरह भी यहाँ पर वो उतार दिया करते थे, उस करके इनको असव अक्षांश भी कहा जाता है। ये अब निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवन प्रमुखतः निर्भर करती है वायुदा पेटियों का उद्भव पर, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का घर्षण पर भी करती है उद्भव। वायुमंडल की आर्द्रता पर भी ये निर्भर करती है। महाद्वीप और महासागर वितरण में नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी, ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो ये जो है अपना सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स
और टेस्ट सीरीज, आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, एक टेस्ट हो गया 2 दिसंबर को, अब आगे आने वाले टेस्ट जो हैं वो आपको कंटिन्यू मिलेंगे इसी प्रकार से। हफ्ते भर की वीकली टेस्ट सीरीज है, तो साथ ही जो जुड़ना चाहता है वो नानक क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और वीडियो कोर्स में भी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। देखना आप क्लास देखोगे, एक भी प्रश्न, ये जितने करवाए ना, आपका एक भी गलत नहीं होगा अगर आप कोर्स में से जो वो क्लासेस देख लेते हो तो। ठीक है दोस्तों, ओके। अब अपनी जो अगली क्लास है वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।